यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला एग्जाम जो सीटेट एग्जाम जुलाई 2025 में होगा, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है, तो सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन कि सबसे उचित विकल्प का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आइए देखिएगा कि इसमें देखिए कि शिक्षक युवा शिक्षार्थियों को नए शब्दों को सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तो देखिए कि जब शिक्षक युवा शिक्षार्थियों को नए शब्दों को सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा वो क्यों करते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि यह शब्दों की सही वर्तनी सिखाने में मदद करता है। यानी जब कोई टीचर युवा शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वे जो है ये दर्शाते हैं कि यह शब्दों की सही वर्तनी सिखाने में मदद करता है। या देखिए बी वाला है कि शिक्षक केवल वस्तुओं के माध्यम से ही शब्दावली सिखा सकता है। तो केवल तो होगा नहीं, केवल अगर जहाँ भी आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है कि युवा शिक्षार्थी अमूर्त चिंतन के लिए सक्षम नहीं है। उसके बाद देखिए डी है कि शब्दों को उन वस्तुओं से जोड़ने में शिक्षार्थी की मदद करता है जो शिक्षार्थी अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो देखिए कि ऐसा नहीं होगा कि युवा शिक्षार्थी जो है अमूर्त चिंतन के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि शब्दों को उन वस्तुओं से जोड़ने में शिक्षार्थी की मदद करता है जो शिक्षार्थी अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि सबसे उचित विकल्प का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें देखिएगा कि बैठने की व्यवस्था लचीली होनी चाहिए ताकि, अब देखिएगा कि बैठने की व्यवस्था जो है तो लचीली होनी चाहिए। क्यों लचीली होनी चाहिए बैठने की व्यवस्था। तो पहला वाला ऑप्शन है कि कई समूह, युग्म और पूरी कक्षा की गतिविधियां आसानी से आयोजित की जा सके। यानी बैठने की व्यवस्था इसलिए लचीली होनी चाहिए कि इसमें कई समूह, युग्म और पूरी कक्षा की जो गतिविधियां हैं वो आसानी से आयोजित हो जाएं। या फिर बच्चे अस्थाई मैत्री समूह ना बना सकें, इसलिए होनी चाहिए। या फिर शिक्षक अपनी कक्षा में समानता सुनिश्चित कर सकें। या फिर डी है कि बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार अपनी सीट बदलने की स्वतंत्रता मिल सके। सो देखिएगा इसमें कि बैठने की व्यवस्था पूछा गया है कि लचीली होनी चाहिए ताकि, तो बैठने की व्यवस्था इसलिए लचीली होनी चाहिए कि जिससे कई समूह, युग्म और पूरी कक्षा की गतिविधियां जो हैं तो आसानी से आयोजित की जा सके। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि इसमें देखिएगा कि सबसे उचित विकल्प का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें कि निम्न में से क्या शिक्षण का स्तर नहीं है। अब इसमें देखिएगा शिक्षण का स्तर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। सो पहला वाला ऑप्शन है कि रिफ्लेक्टिव, यानी शिक्षण का स्तर जो है तो रिफ्लेक्टिव नहीं है, या फिर स्मृति नहीं है, या नेक्स्ट है कि समझ नहीं है, या फिर डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो देखिए इसमें शिक्षण का स्तर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण का स्तर जो है तो ये डिस्क्रिप्टिव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों समझ, स्मृत और रिफ्लेक्टिव तो ये शिक्षण के स्तर होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो है तो ये शिक्षण का स्तर नहीं माना जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। देखिए एक टीचर को जो है तो वो अपने छात्रों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब इनमें से पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र जो है इस उद्देश्य से संबंधित है। तो पहला है कि शैक्षिक समाजशास्त्र, यानी ये उद्देश्य जो है संबंधित रहेगा। या नेक्स्ट है कि सामाजिक दर्शन, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है कि मीडिया मनोविज्ञान, या डी देखिए कि शैक्षिक मनोविज्ञान। तो देखिए इसमें कि एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि शैक्षिक मनोविज्ञान। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो देखिए विकास जो है तो ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्योंकि जो है गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है, तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें पूछा गया है कि यह विचार जो है तो ये किससे संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन है अंतः संबद्धता का सिद्धांत से, यानी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार जो है तो अंतः संबद्धता के सिद्धांत से संबंधित है। या बी है निरंतरता का सिद्धांत से, या नेक्स्ट है कि एकीकरण का सिद्धांत से, या देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि अंतः क्रिया का सिद्धांत से। तो इसमें देखिएगा कि विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अब यह विचार जो संबंधित है यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि विकास जो है तो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं समाप्त होती है। तो विकास जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित प्रक्रिया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा कि भाषा शिक्षण कक्षा में वाचन कौशल को किसके माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अब भाषा शिक्षण जो है कक्षा में वाचन कौशल पूछा गया है, ये किसके माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो ए वाला ऑप्शन देखिएगा कि संचार क्षमता तक ले जाने के लिए संवाद कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ गतिविधियों को सक्षम करना, यानी भाषा शिक्षण जो है तो कक्षा में वाचन कौशल को पूछा गया है कि किसके माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो इसे देखिए कि संचार क्षमता तक ले जाने के लिए संवाद कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ गतिविधियों का सक्षम करना, यानी इसके माध्यम से विकसित किया जा सकता है। या देखिए बी है कि समूह गतिविधियां जहां शिक्षार्थी जिस भाषा में बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या अगला है कि आत्मविश्वासपूर्ण आक्रामक शिक्षार्थी के रूप में छोटी सी बात में व्यक्त करना। तो ये तो होगा नहीं आक्रामक, तो ये वर्ड जो है निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा डी वाला ऑप्शन कि शिक्षार्थियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना। तो इसमें देखिएगा कि भाषा शिक्षण कक्षा में वाचन कौशल को किसके माध्यम से पूछा गया है कि विकसित किया जा सकता है। तो भाषा शिक्षण जो है संचार क्षमता तक ले जाने के लिए संवाद कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ गतिविधियों को सक्षम करना, यानी इसके माध्यम से जो है विकसित कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर कि डांट डांट को पुरस्कार का संकेत नहीं माना जा सकता है, यानी किसे जो है पुरस्कार का संकेत नहीं माना जा सकता है। तो सृजनात्मक विचार को, यानी सृजनात्मक विचार को जो है पुरस्कार का संकेत नहीं माना जा सकता। या फिर दूसरों के साथ झगड़ा को। या नेक्स्ट देखिएगा कि अभिव्यक्ति में नवीनता को। या अगला है कि जिज्ञासा को। तो इसमें देखिएगा कि पूछा गया है कि डांट डांट को पुरस्कार का संकेत नहीं माना जा सकता। तो निगेटिव के लिए आपको निगेटिव जो है ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें देखिएगा कि दूसरों के साथ झगड़ा करना ये पुरस्कार का संकेत नहीं माना जा सकता। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि बच्चे के सामाजिकरण के परीक्षण में कौन सी विधि मदद करती है, यानी कौन सी विधि जो है तो वो बच्चे के सामाजिकरण परीक्षण में मदद करेगी। तो पहला है कि चिकित्सा उपचार, यानी बच्चे के सामाजिकरण परीक्षण में तो चिकित्सा उपचार विधि जो है ये मदद करेगी। या सामाजिक कल्याण विधि, या साक्षात्कार विधि, या देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि व्यवहारिक विधि। तो इसमें देखिएगा कि बच्चे के सामाजिक परीक्षण के लिए पूछा गया है, तो सामाजिक परीक्षण के लिए सामाजिक कल्याण विधि मदद करेगी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या कक्षा शिक्षण में एक लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है, यानी कक्षा शिक्षण में जो है तो क्या लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है। योजना नहीं है, या फिर ह्यूरिस्टिक नहीं है, या व्याख्यान नहीं है, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है। तो देखिए व्याख्यान जो है तो व्याख्यान कक्षा शिक्षण में एक लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है, व्याख्या नहीं देना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। अब इसमें पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि यह विकलांग बच्चों की देखभाल से लेकर उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास तक की सेवा का उपाय है। या अगला है कि समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, न कि एक प्राप्त स्थिति या उत्पाद। या देखिए सी वाला ऑप्शन है कि यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सीखने को बढ़ावा देती है। या अगला है कि यह सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निगेटिव पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो नहीं के लिए आपको निगेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन जो दिया गया है कि यह विकलांग बच्चों की देखभाल से लेकर उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास तक की सेवा का उपाय है, तो ये वाला जो है पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद बी देखिएगा कि समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, न कि एक प्राप्त या स्थिति या उत्पाद, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अगला देखिएगा कि यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सीखने को बढ़ावा देती है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। केवल वर्ड जहाँ आएगा ये निगेटिव होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो सी वाला इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपसे निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव के लिए निगेटिव ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये केवल विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सीखने को बढ़ावा देती है।